ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी क्लासेस चल रही थी फिटर की आईटी सेकेंडरी के लिए, ठीक है, उसका जो है हम लोग पार्ट 9 सॉल्व करेंगे। इसके पहले का अगर आपने पार्ट नहीं देखा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब ओपन कर लीजिए। यूट्यूब में सर्च कीजिए ग्लोबल आईटी, हमारे चैनल पे चले जाइए। आप चैनल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव इन सब का सेक्शन मिलता है। उसके बगल में प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। वहाँ पर फिटर सेकेंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको आज की वीडियो प्लस इसकी पहले की वीडियो सारी इकट्ठे मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप जाकर के आसानी से देख सकते हैं। प्लस जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा, www.globalIT.org। क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अपने फोन में सर्च करना होगा ग्लोबल आईटीआई। जैसे ही गूगल में सर्च करेंगे इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होगा। यहाँ पहला ही मिल जाएगा आपको ग्लोबल आईटीआई 100% फ्री स्टडी के नाम से। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, नया टैब इस तरह से ओपन हो जाएगा। जो यहाँ पे ऑप्शन होम, हमारे बारे में अपडेट आईटीआई कोर्स, आपके फोन में नॉर्मली ये दिखाई नहीं देगा। कैसे दिखाई देगा, फोन के राइट साइड कॉर्नर में ऐसे 3 डॉट बना होगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। यहाँ पे आईटीआई कोर्स लिखा हुआ है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, देखिए फिटर थ्योरी का ऑप्शन मिल गया, इस पर क्लिक कर लीजिए। नया टैब इस तरह से ओपन हो जाएगा। नीचे को स्लाइड करेंगे, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर, फिटर थ्योरी सेकंड ईयर, दोनों ऑप्शन आप सेकंड ईयर के, सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए। नया टैब इस तरह से ओपन होगा। नीचे को स्लाइड करेंगे, नीचे स्लाइड करके जाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के सीबीटी के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर वगैरह भी है, प्लस मॉडल पेपर वगैरह भी पड़े हुए हैं। यहीं पे आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसान पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गेज में एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। यह एक गेज का फिगर दिखा रखा है, पूछ रहा है कि यह जो एक्स के रूप में दिखाया गया इसको क्या कहते हैं। तो देखिए, पहले तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, कई बार हमारे जो क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन से और बिल्कुल आसान सही हो जाता है। जैसे थ्रेड पिच गेज, थ्रेड पिच गेज क्या होता है, तो थ्रेड पिच गेज को हम लोग स्क्रू पिच गेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रू पिच गेज के नाम से भी जाना जाता है, थ्रेड पिच गेज या स्क्रू पिच गेज, ठीक है। कैसा दिखता है, तो ये हमारा कुछ इस आकृति का दिखता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेड पिच गेज या स्क्रू पिच गेज। इसमें कई सारी ब्लेड होती है, ब्लेड पर उनका थ्रेड कटा होता है। जितनी भी ब्लेड होती ना, सब पे थ्रेड कटा होगा, लेकिन फर्क क्या है कि सभी थ्रेड अलग अलग पिच वाली होंगी। जैसे इस वाली ब्लेड पर थ्रेड कटा है तो इसका मान लिखा हुआ 0.35, इस पे 0.5 लिखा हुआ, इस पे 0.75 लिखा हुआ। मतलब सब ब्लेड पे उसका माप अंकित होता है, या किसका माप होता है, तो यह पिच का होता है। मतलब यह बताता है कि यह जो ब्लेड है, इस पे जो थ्रेड काटी गई है, जो 0.35 पिच वाली है। इस ब्लेड पे जो थ्रेड काटा गया है 0.5 पिच वाला है। अब बात आएगी कि पिच क्या है, तो जो हमारा थ्रेड कटा होता है ना, तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। इसी को हम लोग पिच कहते हैं। तो थ्रेड पिच गेज की मदद से हम किसी भी स्क्रू का पिच चेक कर सकते हैं। किसी भी आपके स्क्रू पे थ्रेड कटा हुआ है तो हमें क्या करना है कि इस स्क्रू पिच गेज को या थ्रेड पिच गेज को लेंगे और इसकी ब्लेड को उस थ्रेड से मैच कराएंगे। जो ब्लेड बिल्कुल सही थ्रेड में बैठ जाएगी, उससे मैच कर जाएगी, उस पर लिखा हुआ मान पढ़ लेंगे। मान लीजिए 0.75 वाला मैच कर गया तो हम समझ जाएंगे कि इसका पिच ये है, तो यही पिच उस सामने वाले का भी होगा, तो 10.75 पिच वाला वो थ्रेड कटा हुआ है। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से थ्रेड को पिच को निकाल सकते हैं कि वो कौन सा पिच वाला है। तो यहाँ पे वो तो है नहीं, वो अलग टाइप का होता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा सही होगा नहीं। अब बचा थ्रेड रिंगेज, थ्रेड रिंगेज गो वाला, थ्रेड रिंगेज नो गो वाला, ठीक है। और क्या है, रिंगेज है। तो रिंगेज कब होता था, जब नॉर्मल बना होता है। यह देख रहे हैं, यह जो फिगर है इसके अंदर थ्रेड कटा हुआ है। अगर सिर्फ हमारा नॉर्मल इस तरह से बना हुआ होता, नॉर्मल वाला, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता, तो यह कहलाता है हमारा रिंग गेज। रिंग गेज बाहरी, आपको मैंने बताया भी था तरीका याद रखने का, कि रिंग का मतलब अंगूठी होता है, अंगूठी उंगली के ऊपर पहना जाता है, बाहर पहना जाता है। इसका मतलब आप कह सकते हो रिंग गेज है, तो यह भी बाहरी माप लेगा। तो रिंग गेज बाहरी माप लेता है, लेकिन अगर इसी रिंग के अंदर हम लोग थ्रेड काट दे, इसी के अंदर थ्रेड काट दिया जाए, तो यह रिंग गेज क्या हो जाएगा, थ्रेड रिंग गेज हो जाएगा। फिर यह क्या करेगा, यह बाहरी थ्रेड को चेक करेगा। नॉर्मल रिंगेज बाहरी व्यास को चेक कर रहा था, इसमें थ्रेड काट देंगे तो यह थ्रेड रिंगेज कहलाएगा। और या फिर बाहरी थ्रेड को चेक करेगा, बाहरी चूड़ी को चेक करेगा, एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करेगा। तो इस वाले फिगर में देख रहे हैं ना, इसमें अंदर थ्रेड कटा हुआ दिखाया गया, इसका मतलब यह रिंगेज नहीं है, यह थ्रेड रिंगेज है। अब क्वेश्चन में इस वाले को पूछ रखा है कि इसको क्या कहेंगे। तो देखिए हमारे पास गो और नो गो होता है, तो किसको गो कहेंगे, किसको नो गो कहेंगे। तो देखिए जब भी हम रिंग गेज की बात करते हैं तो उसमें जो छोटा वाला होता है ये हमारा गो होता है, और जो बड़ा वाला होता है वो नो गो होता है, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये भी है पहचानने का, कि जो नो गो वाला होता है उस पर एक सर्कुलर ग्रुप्स कटा होता है, देख रहे हैं ना, इसमें एक बीच में एक सर्कुलर ग्रुप्स कटा हुआ है। तो नो गो वाले जिसपे सर्कुलर ग्रुप्स कटा होता है वो नो गो होता है। या जस्ट उसका विपरीत होता है, क्या कहते हैं, प्लग गेज। प्लग गेज हमारा इस टाइप से होता है ना,
ठीक है। हमारे इसके साथ क्या होता है, प्लग गेज होता है। एक साइड हमारा लंबा होगा, लंबा सिरा, और एक साइड का हमारा छोटा सिरा होगा। ठीक है। तो जो बड़ा वाला इसमें सिरा होता है वह गो होता है, और छोटा वाला हमारा नो गो होता है। ठीक है। इसमें बड़ा वाला नो गो है, उसमें बड़ा वाला गो है, इसमें छोटा वाला गो है, उसमें छोटा वाला नो गो, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो याद रहेगा ना। इसमें क्या है, बड़ा वाला जो है वह नो गो होता है, इसमें देखिए बड़ा वाला सिरा गो होता है, इसमें छोटा वाला गो होता है, इसमें छोटा वाला सिरा नो गो होता है। जस्ट उसका उल्टा होता है। यह बाहरी माप चेक करता है, और यह काम भी इसका उल्टा है, आंतरिक माप चेक करता है। प्लग गेज मैंने बताया था, प्लग गेज क्या होता है, प्लग गेज आपका सॉकेट के अंदर चला जाता है। कहां चला जाता है, प्लग, जैसे प्लग आपका सॉकेट के अंदर जाता है तो वैसे ही प्लग गेज होगा, तो अंदर की माप लेगा, आंतरिक माप लेगा। ये मैंने याद करने का तरीका बताया था। तो यहाँ पे हमारा समझ में आ गया कौन सा होगा, थ्रेड रिंग गेज होगा। लेकिन इसको पूछ रखा है यार नो गो वाला है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, नो गो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला कह रहा है इस गेज का नाम क्या। देखिए यह गेज आपको दिखा रखा, अभी मैंने आपको दिखाया पीछे, वह क्या था, हमारा प्लग गेज था। प्लग गेज था ना, बिल्कुल प्लेन था। लेकिन इसी पे हम क्या करें, अगर थ्रेड काट दें, जैसे हमने रिंग गेज के बात किया था, नॉर्मल रिंग गेज था, तो हमने क्या बोल दिया, ये रिंग गेज है, लेकिन जब अंदर थ्रेड काट दिया तो थ्रेड रिंग गेज हो गया। वैसे ही नॉर्मल प्लग गेज होगा तो प्लग गेज आंतरिक व्यास को चेक करेगा। लेकिन अगर हम इस प्लग गेज पे क्या करें, थ्रेड काट दे, अब चूड़ी कट गई, तो अब क्या करेगा भैया, आंतरिक व्यास की जगह आंतरिक चूड़ी को चेक करेगा। तो ये देखिए फिगर यहां दिखाया गया है। यह प्लग गेज कौन सा है, इसके देखिए गो वाला, लंबा वाला सिरा गो है, और जो छोटा वाला सिरा है यह नो गो है, और इस पे थ्रेड कटा हुआ है। तो यह प्लग गेज है, लेकिन क्या काम करेगा, थ्रेड कटा है तो यह आंतरिक चूड़ी को चेक करेगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, थ्रेड प्लग गेज है, थ्रेड प्लग गेज। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला थ्रेड प्लग गेज, बी सही हो जाएगा ना। थ्रेड रिंग गेज, यह वाला फिगर अभी हमने पीछे देखा था कि रिंग गेज में क्या होता है, अंदर चूड़ी कटा होता है, थ्रेड रिंग गेज यह बाहरी चूड़ी चेक करने के लिए, और यह आंतरिक चूड़ी चेक करने के लिए। उसका थ्रेड पिच गेज अभी हमने पीछे बात किया था, यह थ्रेड पिच गेज होता है, जिसे स्क्रू पिच गेज के नाम से भी जानते हैं। टेपर प्लग गेज, यह वाला जो फिगर है यह क्या है, टेपर प्लग गेज। देखिए इसके बारे में हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा है, तो दोबारा नहीं बताऊंगा। बाकी ये टेपर प्लग गेज क्या है, तो देखिए ये टेपर चेक करता है। प्लग गेज है मतलब आंतरिक माप को चेक करेगा, प्लग का मतलब आंतरिक, रिंग का मतलब बाहरी। आधा काम तो आपको वहीं पता चल जाएगा, प्लग मतलब आंतरिक, रिंग मतलब बाहरी। जैसे कि यहाँ रिंग गेज था तो बाहरी माप चेक करेगा, लेकिन थ्रेड लग गया है तो बाहरी चूड़ी को चेक करेगा। वैसे यह प्लग गेज है तो आंतरिक माप चेक करेगा, थ्रेड लग गया है तो आंतरिक चूड़ी को चेक करेगा। जो काम लग जाएगा आगे लग जाएगा, वही वो काम करने लगेगा। तो ऐसे प्लग गेज है तो आंतरिक माप को चेक करेगा, लेकिन आंतरिक माप को कौन सी वाली माप लेगा, तो आगे लगा टेपर, मतलब आंतरिक टेपर को चेक करेगा। कौन, टेपर प्लग गेज, यह उसका फिगर है। देखिए आगे यह टेपर में इसका सिरा भी बना हुआ है, जिससे कि उस टेपर को चेक किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्या है, शीतलन की दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त क्वेंचिंग मीडिया क्या है। क्वेंचिंग मीडिया का मतलब होता है ठंडा करने वाला माध्यम। क्वेंचिंग लग रहा होगा कि अरे यार ये कौन सा वर्ड आ गया, क्वेंचिंग, बस नाम ही बड़े हैं। क्वेंचिंग का मतलब क्या है कि ठंडा करने का माध्यम। ठीक है। आप लोगों को पता भी होगा, हम लोग के आईटी कॉलेज भी हम लोग का है, तो जब कॉलेज हम लोग का स्टार्टिंग में ओपन हो रहा था तो वहाँ पे जो वर्कशॉप वगैरह में सारे टूल्स, सारी मशीनरी हम अवेलेबल करनी पड़ती है, सारी चीजें आपको वहाँ पे लगवाना पड़ता है। तो उसमें जो है लिस्ट में नाम लिखा होता है कि आपके पास क्या क्या चीजें, कितने टूल होने चाहिए। तो उसमें एक क्वेंचिंग टैंक भी लिखा हुआ था। तो जब मैंने वो पढ़ा था स्टार्टिंग में तो मुझे भी थोड़ा आइडिया नहीं था, तो मैं सोच रहा था यार ये कौन सा टैंक बनवाना है, मतलब क्वेंचिंग टैंक लग रहा था कि यार ये क्या चीज है। वो तो बाद में जब गूगल पे सर्च किया तो पता चला क्वेंचिंग टैंक का मतलब ठंडा करने के लिए कोई टैंक, मतलब एक ऐसा टंकी टाइप का बना दीजिए जिसमें पानी रखा जा सके, तो क्वेंचिंग टैंक का। ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्वेंचिंग मीडिया लिखा है, तो क्वेंचिंग कोई बड़ा शब्द नहीं है, क्वेंचिंग मीडिया का मतलब ठंडा करने वाला माध्यम। ठीक है। तो शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए, मतलब ये ठंडा, ये जो चारों ऑप्शन है ठंडा करने वाले माध्यम, किसी मेटल को ठंडा करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा माध्यम है जो सबसे ज्यादा तेजी से ठंडा करता है, तो वह आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्राइन सोल्यूशन सबसे तेजी से ठंडा करता है। इसको हम लोग NaCl, सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है। सोडियम क्लोराइड NaCl ब्राइन सोल्यूशन जो होता है यह सबसे तेजी से ठंडा करता है। वहीं पे बात किया जाए एयर की, वायु जो होता है हमारा, जो वायु होता है, ठीक है, वाटर। देखिए सबसे तेजी की बात होगी, सबसे धीमे वाली बात कर लेते हैं पहले। तो सबसे धीमे हमारा वायु होता है, सबसे धीमी गति से ठंडा करता है। इसमें क्या करते हैं हम, मेटल को गर्म करने के बाद उसे नॉर्मल वातावरण में छोड़ देते हैं, वो अपने आप धीरे धीरे ठंडा होता है। तो सबसे धीमी गति से ठंडा होगा क्या, सबसे धीमी गति से ठंडा होगा इसमें, वायु में। वाटर और जो ऑयल है हमारा, जो ये ऑयल हो गया और जो हमारा यह वाटर हो गया, यह दोनों क्या है, यह दोनों जो है हमारे मध्यम गति वाले हैं, मध्यम गति से ठंडा करने के लिए, मध्यम गति
से ठंडा करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहीं पे एक चीज और पूछ सकता है, ये तो इस टाइप में मैंने बता दिया कि मध्यम गति में आ गया, लेकिन अगर क्रम वाइज पूछा जाए कि सबसे तेजी से कौन ठंडा करेगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, देखिए घटते हुए क्रम में, तो सबसे तेज कौन ठंडा करता है, तो पहला नंबर पे है, सबसे तेजी से ठंडा करता है। इसके बाद आपका पानी आएगा, जो उसकी अपेक्षा तेजी से यह थोड़ा ठंडा करेगा। इससे कम तेजी से ठंडा कौन करेगा, तो ऑयल। भाई पानी में किसी चीज को डुबोगे, पानी पतला होता है, तेजी से ठंडा करेगा, पर ऑयल थोड़ा उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ऑयल में डुबोगे तो पानी की अपेक्षा धीरे धीरे ठंडा होगा, और वायु में सबसे धीरे धीरे ठंडा होगा। क्लियर हुआ चारों को मैंने, सबसे ज्यादा ठंडा ब्राइन सोल्यूशन में, उससे कम ठंडा पानी में, उससे भी कम धीरे ठंडा तेल में, और सबसे धीमे वायु में, हवा में। तो ये मैंने क्रम वाइज भी बता दिया कि कौन सबसे ज्यादा कौन सबसे कम। उसके बाद कभी कभी यह मटेरियल के हिसाब से भी होता है कि पूछ लेता प्लेन कार्बन स्टील के लिए कौन सा यूज किया जाता है क्वेंचिंग मीडिया, तो प्लेन कार्बन स्टील के लिए पानी यूज करते हैं। किसके लिए, प्लेन कार्बन स्टील के लिए हम लोग यूज करते हैं वाटर, पानी। और वहीं पे एलॉय स्टील की बात की जाए, एलॉय स्टील की बात की जाए तो एलॉय स्टील के लिए हम लोग ऑयल यूज करते हैं, एलॉय स्टील के लिए ऑयल यूज किया जाता है। वायु कहाँ यूज करते हैं, तो वायु हमारा यूज किया जाता है स्पेशल एलॉय स्टील के लिए, स्पेशल एलॉय स्टील के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वायु यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वीडियो को रोक करके इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, इससे ज्यादा बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। जो आपका क्वेंचिंग मीडिया से क्वेश्चन पूछता है मैंने सारा बता दिया, क्रम वाइज भी बता दिया, सबसे ज्यादा कौन ठंडा कर रहा है, सबसे धीमे कौन ठंडा कर रहा है, पहले के बाद दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे कौन आ गया ये भी बता दिया, कौन सा किस मटेरियल के लिए यूज हो रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एस के रूप में चिन्हित क्या है। देखिए यह फिगर यहाँ पे दिखा रखा है, हाँ यह फिगर दिखा रखा है, और यहाँ पे इस वाली लाइन को जो है ऐसे पूछ रहा है कि इस वाली लाइन को एक्स दिखा के पूछ रहा है कि इसको, इस लाइन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस फिगर को मैं अगले पेज पे थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा, और जो भी लोअर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर आस्टेनाइट कब बोलेंगे, फेराइट कब बोलेंगे, सब मैं आपको बताऊंगा। ये वाली चीजें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपका यह ग्राफ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ यही लाइन आप क्वेश्चन में पूछा, पर इसके अलावा कोई भी लाइन पूछेगा, कोई भी प्लेस आपसे पूछेगा, आप आसानी से बता दोगे कि नहीं भाई यहाँ पे क्या आंसर आपका होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या करना है हमें, पहले ग्राफ को समझेंगे। ग्राफ में दिया क्या है, यह वाली जो लाइन है यह कार्बन की परसेंटेज को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, कार्बन की परसेंटेज को। यहाँ पे 0% कार्बन है मेटल में, यहाँ पे 0.2% है, यहाँ पे 0.4% कार्बन है, यहाँ 0.6 है, यहाँ 0.8 है, यहाँ 1% कार्बन है। कार्बन की परसेंटेज की मात्रा को दिखा रहा है। और इस वाली लाइन पे हम लोग टेम्परेचर को दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे, टेम्परेचर को दिखाएंगे, टेम्परेचर तापमान को, कि भाई यहाँ पे 600 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ 650 है, 700 है, 723 है, 750, 800, 850, 900। ये टेम्परेचर वाली लाइन हो गई, और यह कार्बन की परसेंटेज वाली लाइन हो गई। तो हम लोग इसके आधार पे ग्राफ को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस वाली लाइन की बात कर रहा है ना, जो ये वाली लाइन है, इसी को पूछा भी था कि क्या होता है। तो यहाँ देखिए किसके चीज में, 723 के टेम्परेचर आपकी इस फिगर में, पीछे वाले फिगर में क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया कि कार्बन की परसेंटेज कितना और टेम्परेचर कितना, जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। तो इस वाली लाइन को पूछा, यह लाइन किसके चीज में है, 723 डिग्री सेल्सियस के चीज में, किसके चीज में है, 723 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि तापमान को, टेम्परेचर हमारा डिग्री सेल्सियस में रहेगा। तो 723 डिग्री सेल्सियस की चीज में जो लाइन होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। हमने आपको ट्रीटमेंट में बताया है, जिन लोगों ने पेट क्लास वगैरह ज्वाइन किया रहा होगा उन्होंने अच्छे से ये चीज पढ़ा होगा, ठीक है। पीछे भी क्वेश्चन आया था, तब भी मैंने चीज बताया था। और आप लोगों को मालूम है कि आप, हम लोगों का ऐप भी अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर पे ग्लोबल ITI सर्च करके, प्ले स्टोर पे आप क्या सर्च करेंगे, ग्लोबल ITI, तो वहां पे आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे ग्लोबल ITI सर्च करेंगे, वहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से आप कोर्स वगैरह ज्वाइन करके ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ट्रीटमेंट वाला पूरा मैंने डिटेल में वहाँ पे पढ़ा रखा है कि कब लोअर क्रिटिकल होता है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, कितना कार्बन की परसेंटेज होनी चाहिए, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। तो आप लोग वहां से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी आपने अपने बुक वगैरह से कहीं से पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस चीजें समझ में आनी चाहिए, कहीं से भी पढ़िए, ठीक है। ये 723 डिग्री सेल्सियस वाला जो होता है हमारा क्या कहलाता है, यह कहलाता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहलाता है, यह वाला पॉइंट जो है हमारा, यह वाली जो लाइन है LCT कहलाती है। यह जो लाइन है हमारी ना, यह क्या कहलाती है, यह कहलाती है LCT, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहलाएगा, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। किसी भी मटेरियल के लिए कार्बन की मात्रा, ठीक है, चाहे जितनी हो, कम हो या ज्यादा, उसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हमेशा 723 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बात याद रखिएगा।
क्या मैंने बताया आपको कि कोई भी मेटल है उसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी भी हो, देख रहे हैं ना, 0 पे भी 723 डिग्री सेल्सियस है, 0.2 पे भी यही है, 0.4 पे भी यही है, 0 मतलब कार्बन की मात्रा चाहे घटे या बढ़े, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी मेटल के लिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एक समान होता है, कार्बन की मात्रा चाहे जितनी हो, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सबके लिए एक समान होता है। तो ये जो 723 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। और जो यह वाली लाइन आपको दिख रही है ना, यह लाइन आ रही है जो, ठीक है, यह हमारी क्या कहलाती है, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं यूसीटी, यूसीटी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। और यह वाली भी लाइन वही है, यह भी हमारा क्या है, यह भी लाइन हमारी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की है। तो इन दोनों लाइन को अगर पूछता तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो जब हम किसी मेटल को गर्म करते हैं, जब वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचता है ना 723 डिग्री सेल्सियस पे, तो मैंने बताया कि कार्बन के परसेंटेज चाहे जितना हो, सभी मेटल के लिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एक समान होता है, लेकिन कार्बन के परसेंटेज के आधार पे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर बदलता रहता है, वह सबका अलग अलग होगा मेटल का, लेकिन लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सबका एक समान होगा। तो जब वो 723 डिग्री सेल्सियस पे कोई मेटल पहुंचता है, तो 723 डिग्री सेल्सियस या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचने पे उस मेटल के अंदर परिवर्तन आना शुरू होता है, उसके आंतरिक संरचना में परिवर्तन होने लगता है। तो जब उसके आंतरिक संरचना में परिवर्तन आता है तो वो कहां से आता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे। और यह संरचना पूर्ण रूप से कब परिवर्तित हो जाती है, तो वह होता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे। तो आंतरिक संरचना में परिवर्तन आने का मतलब है कि 723 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते ही जो आयरन होता है उसमें कार्बन घुलना प्रारंभ करता है। क्या होता है, कार्बन हमारा आयरन में घुलना स्टार्ट करता है। और वह कब पूर्ण रूप से घुल जाता है, वह अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचने पर जो हमारा कार्बन होता है वह आयरन में पूर्ण रूप से घुल चुका होता है। कब, जब वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, और उस अवस्था को ऑस्टेनाइट बोला जाता है। उस स्टेज को, उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टेनाइट बोलते हैं। तो इसीलिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की यह लाइन है, यह लाइन है, इस लाइन के ऊपर जो भी मटेरियल होगा, मतलब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जितने भी हमारे मटेरियल होंगे वो किस स्टेज में होंगे, ऑस्टेनाइट के स्टेज में होंगे। किस स्टेज में होंगे, ऑस्टेनाइट में। क्योंकि मैंने आपको बताया 723 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते ही आंतरिक संरचना में परिवर्तन आना शुरू होता है, मतलब मेटल में आयरन घुलना स्टार्ट करता है। वह घुलता रहता है, कब तक घुलता रहता है, जब तक वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे न पहुंच जाए। जब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचता है तो कार्बन की मात्रा पूर्ण रूप से हमारा आयरन में घुल चुकी होती है, और वह स्टेज ऑस्टेनाइट कहलाती है। मतलब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो भी मटेरियल होगा सब ऑस्टेनाइट होंगे, इसलिए मैंने ऑस्टेनाइट लिख दिया कि ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की लाइन है, इसके ऊपर चाहे जो भी हो हमेशा मटेरियल किसमें, पूर्ण रूप से ऑस्टेनाइट में बदल गया होगा। क्लियर, ठीक है। और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में देखा जाए तो एक ऐसी स्टेज आता है, कार्बन की परसेंटेज एक ऐसा मात्रा होता है जो मात्रा मिलाने पर हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों एक ही बिंदु रखता है। मतलब 723 डिग्री उसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर भी रहेगा और 723 डिग्री उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा। कई बार एग्जाम में पूछा है कि वह कौन कार्बन की कितनी परसेंटेज मिलाने पर जो हमारा आयरन है वो लोअर क्रिटिकल और अपर क्रिटिकल दोनों का एक ही टेम्परेचर रखता है, सॉरी एक ही पॉइंट रखता है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट होता है उनका, क्रिटिकल टेम्परेचर सेम रहता है, लोअर और अपर दोनों मिल जाते हैं। तो कहां पे होता है, यहाँ ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे हमारा 0.2% था आयरन की मात्रा, सॉरी कार्बन की मात्रा, तो यहाँ पे देखिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ था और हमारा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर इस चीज में, इसी चीज में मिलेगा ना। तो देखिए इस चीज में लगभग 850 की चीज में। जब 0.4% हम कार्बन की मात्रा मिला रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर देखिए 723 ही है, यहाँ भी 723, यहाँ भी, इसलिए मैंने बोला ना लोअर फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही आप कार्बन की मात्रा बढ़ाते जाओ लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं आएगा, वह 723 ही रहेगा, लेकिन अपर वाले के टेम्परेचर में फर्क पड़ता है। देखिए जब 0.4 हो गया तो यह किस चीज में आ गया, ये हमारा यहाँ पे आ गया, ये लगभग किसकी चीज में, 800 की चीज में आ गया। ठीक है, फिर जब 0.6 मिला रहे हैं, जब कार्बन की मात्रा 0.6% पे पहुंच गए तब भी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर वही है, लेकिन अपर क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ आ गया लगभग 800 से थोड़ा सा नीचे, देखिए यह 800 से ज्यादा था, ठीक है, यह 800 से थोड़ा नीचे आ गया। फिर ऐसे जब आगे बढ़ेंगे 0.8 पे तो यहाँ पे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और यह 750 के लगभग आ जाता है हमारा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। लेकिन जब स्टील में हम 0.84% कार्बन की मात्रा मिला देते हैं, कितना याद रखिएगा यह परसेंटेज 0.84%, जब स्टील में कार्बन की मात्रा 0.84% होती है उस केस में लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों देखिए मिल गए एक ही जगह पे, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर वाली लाइन भी यहीं पे है, लोअर की भी यहीं पे है, मतलब तब अपर और दोनों मतलब दोनों एक ही क्रिटिकल पॉइंट रखते हैं। कब, जब कार्बन की मात्रा 0.84% हो, और उस स्टील को यूटेक्टाइड स्टील बोला जाता है, यूटेक्टोइड, क्या बोलते हैं, यूटेक्टोइड स्टील बोलते हैं। कब, जब कार्बन की मात्रा 0.84% हो, मतलब इस समय जो हमारी स्टील होती है वो संपूर्ण रूप से पियर लाइट में बदल गई होती है।
संपूर्ण रूप से किसमें होगी, पियर लाइट में होगी। तो जो संपूर्ण रूप से पियर लाइट में बदल जाती है 0.84% पे, उस स्टील को यूटेक्टॉइड स्टील कहते हैं। और यह स्टील एक ही क्रिटिकल पॉइंट रखती है, लोअर क्रिटिकल और अपर क्रिटिकल दोनों सेम होते हैं। ये चीज क्लियर हुआ होगा। चलिए अब स्थान की बात करते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, यहाँ पे हमारा पूर्ण रूप से पियर लाइट में बदल जा रहा है। तो इसके पहले जो इस वाले हिस्से में जो हमारा मेटल होगा वो किस रूप में होगा, तो फेराइट में होगा, फेराइट प्लस पियर लाइट में होगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। ये वाला एरिया, तो देखिए यहाँ फेराइट पियर लाइट है, यहाँ संपूर्ण रूप से पियर लाइट में बदल गया है। तो इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो यह जो एरिया होगा इसमें जो मेटल होगा हमारा वह सीमेंटाइट, सीमेंटाइट प्लस पियर लाइट में होगा। ठीक है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे, जब हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर पहुंचेंगे तो क्या होगा, तो कार्बन में आयरन की मात्रा घुलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां जब पहुंचेंगे तो ये हमारा जो स्थिति होगा वो किसमें होगा, फेराइट में। यह वाला जो हिस्सा है इतना, यह किसमें रहेगा, फेराइट प्लस आस्टेनाइट में, आस्टेनाइट में। ठीक है, और जब अपर क्रिटिकल को, क्योंकि ये लोअर और अपर क्रिटिकल के बीच की बात है, जब अपर क्रिटिकल पे पहुंच जाओगे आप तो उसके ऊपर वो पूर्ण रूप से आस्टेनाइट में बदल जाएगा। तो फेराइट हट जाएगा, पूर्ण रूप से किसमें बदल जाएगा, आस्टेनाइट में। और इधर वाले टेम्परेचर जो है यहां से इसके आगे वाला जो हिस्सा है इसमें क्या होगा, तो यह सीमेंटाइट, सीमेंटाइट प्लस आस्टेनाइट में होगा। तो अगर आपसे एग्जाम में कहीं का भी यहाँ वाले हिस्से के मटेरियल का नाम पूछ ले तब भी आप आसानी से बचा लोगे। इस वाली लाइन को पूछे, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को पूछे तब भी आप बता लो। इसलिए मैंने ग्राफ पूरा आपको समझा दिया, जिससे वो कुछ भी पूछे तो आप आसानी से बता लो। फेराइट कभी कभी देखिए इससे बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आता है कि जो फेराइट है यह क्या है, तो यह सबसे शुद्ध लोहा होता है। जो हमारा फेराइट है ना, यह हमारा क्या होता है, फेराइट जो होता है हमारा सबसे शुद्ध लोहा, सबसे शुद्ध लोहा है। या दूसरे रूप में आप कह सकते हो इसमें कार्बन की मात्रा, कार्बन की जो मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा जो होती है वह कितना होता है, तो 0% होता है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि कौन सा ऐसा आयरन का स्ट्रक्चर है जिसमें 0% कार्बन की मात्रा होती है, तो हमारा फेराइट होता है। या सबसे शुद्ध लोहा फेराइट होता है, इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस वाले चीज को पूछ रखा था तो हमने बात किया, ये कितना है यहाँ पे 723 लिखा हुआ है। तो 723 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी लाइन होती है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होती है, जो कि सबकी समान होती है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तो मैंने बताया आपको, अगर इस वाली लाइन को या इस वाली लाइन को पूछता तो ये हमारा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाता। आस्टेनाइट, आस्टेनाइट तब होता जब वो इस वाले एरिया के बारे में पूछता, तो यह पूर्ण रूप से किसमें होता है, आस्टेनाइट में होता है। जब हमारा जो आयरन है उसमें कार्बन पूर्ण रूप से घुल चुका होता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचने पे, तो आस्टेनाइट स्टेज में परिवर्तित हो जाता है। फेराइट क्या है, तो मैंने आपको बताया कि फेराइट हमारा क्या है, सबसे शुद्ध लोहा है, सबसे शुद्ध लोहा, सबसे शुद्ध आयरन। कार्बन की परसेंटेज, कार्बन इसमें 0%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। एल्बो और बेंड का कोड क्या होता है, देखिए एल्बो और बेंड, एल्बो यहाँ पे मैंने फिगर आपको ले रखा है, इस तरह से एल्बो हमारा होता है जब पाइप को 90 डिग्री पे मोड़ने के लिए, जब हमारी पाइपलाइन को 90 डिग्री पे मोड़ना होता है तो एल्बो का यूज करते हैं। और एक ऑफसेट एल्बो भी आता है, कौन सा आता है, ऑफसेट एल्बो होता है इस तरह से, या बेंड होते हैं हमारे ऑफसेट वाले। ऑफसेट वाले जो होते हैं वो हमारे कितना रहता है, वो हमारा 45 डिग्री वाला होता है। और जो नॉर्मल हमारा एल्बो होता है, यह वाला जो है हमारा, यह कितना रहता है, तो हमारा 90 डिग्री वाला होता है। तो एल्बो या बैंड जो होते हैं हमारे ऑफसेट वाले 45 डिग्री के और नॉर्मल 90 डिग्री वाले होते हैं। इनका यूज किस लिए होता है, पाइप को 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए। तो यहाँ पे पूछा है कि एल्बो और बेंड का कोड क्या होता है डाइवर्जन के लिए, तो देखिए 45 वाला ऑफसेट वाला होता है और 90 वाला, मतलब 90 और 45 वाले मिलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 90 डिग्री और 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबलिंग करना होता है, जहां हमें बार बार उस असेंबली को खोल के अलग करना पड़ता है फिर लगाना पड़ता है। तो ऐसे जगहों पे हम किस प्रकार के स्क्रू यूज करते हैं जो आसानी से खुल जाए और फिर आसानी से टाइट भी हो जाए, जिनमें आसानी से काम हो जाए। यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है स्क्वायर हेड स्क्रू, यही आपका सही होगा, ऑप्शन ए स्क्वायर हेड स्क्रू। इसका मैंने फिगर भी ले रखा है यहाँ पे, ये जो फिगर है हमारा स्क्वायर हेड स्क्रू का, इसकी जो हेड होता है कैसा है, स्क्वायर है, वर्गाकार है। यही हम स्क्रू यूज करते हैं जहाँ पे हमें बार बार असेंबली को जोड़ना और हटाना हो, तो ऐसी जगहों क्योंकि स्क्वायर वाले को खोलना आसान होता है, इनका पकड़ आसानी से होती है, और हेक्सागोनल के अपेक्षा आप ज्यादा जल्दी उसे आसानी से खोल सकते हो और टाइट कर सकते हो, तो इसलिए हम लोग स्क्वायर हेड स्क्रू वाले यूज करते हैं। हेक्सागोनल सॉकेट हेड,
हेड कैप स्क्रू कौन सा है, तो ये जो फिगर है हमारा हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। सिर्फ नॉर्मल हेक्सागोनल होता तो उसकी बाहरी फलक कैसी होती, हेक्सागोनल होती इस टाइप से, ठीक है। लेकिन हेक्सागोनल सॉकेट कह रहा है, सॉकेट से याद आ जाएगा आपको, सॉकेट के क्या होता है, अंदर छेद बना होता है ना, तो इसका मतलब इसमें जो हेक्सागोनल बना होगा, हेक्सागोन किसके रूप में होगा, सॉकेट के रूप में होगा, मतलब अंदर छेद बना होगा। तो देखिए यहाँ पे इस इसका बाहरी सरफेस गोलाकार है, लेकिन इस बोल्ट में, इस स्क्रू में हमारा अंदर यह ऐसे हेक्सागोनल कटा हुआ है, हेक्सागोनल अंदर को सॉकेट कटा हुआ है, इसमें हेक्सागोनल होल कटा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या एलन की लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एलन की लगा करके हम लोग इसको खोलते हैं और बंद करते हैं, ठीक है, किसकी मदद से, एलन की मदद से। एलन की हमारा इस टाइप से आता है, तो एलन की मदद से हम लोग इस वाले जो हमारे नट या सॉरी जो स्क्रू होता है, इसको खोलने के लिए हम लोग एलन की का यूज करते हैं। ये हेक्सागोनल हो गया, ठीक है, वो अंदर होल बना होगा और उसमें हेक्सागन कटा होगा। राउंड हेड स्क्रू कौन सा है, तो यह वाला जो है हमारा ना, किसकी बात कर रहा है, राउंड हेड की, तो डिलीट करते हैं, ठीक। यह जो है हमारा ये राउंड हेड वाला, इसका देखिए हेड कैसे है, राउंड में बना हुआ है ना, हेड हमारा राउंड में बना हुआ और यहाँ पे स्लॉट काटा गया है, जिससे कि हम स्क्रू ड्राइवर से आसानी से इस स्क्रू को खोल सके और टाइट कर सके, तो राउंड हेड स्क्रू कहलाएगा। चीज हेड स्क्रू कौन सा है, तो देखिए चीज हेड हमारा, यह तीनों जो है चीज हेड वाला, लेकिन अलग नॉर्मल चीज हेड कहेगा तो यह वाला जो होगा हमारा चीज हेड स्क्रू होगा। चीज हेड में एक हमारा होता है रेज्ड चीज हेड स्क्रू, कौन सा, रेज्ड मतलब उभरा हुआ, रेज्ड चीज हेड स्क्रू, ठीक है। नॉर्मल चीज हेड कहेगा तो इस टाइप से होगा, इसको देखिए इसमें क्या बिल्कुल प्लेन, इसकी जो हेड है बिल्कुल प्लेन है, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, जहां पे हमें हेड को छुपाना हो ऐसी जगह पे हम लोग चीज हेड वाला यूज करते हैं। इसमें जो हमारा पार्ट्स होता है ना, जो हमारा पार्ट्स होता है उसमें जो होल किया जाता है तो काउंटर बोरिंग कर देते हैं, मतलब नॉर्मल होल तो रहता है तो ऊपर काउंटर बोरिंग, मतलब ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा कर दिया जाता है, काउंटर बोरिंग करेंगे तो ऊपर का हिस्सा चौड़ा हो जाएगा, तो इसका हेड इसके अंदर आकर के छुप जाएगा, हेड को छुपाने के लिए। तो चीज हेड स्क्रू को लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें काउंटर बोरिंग करना पड़ता है। काउंटर बोरिंग करेंगे, काउंटर बोरिंग करने के बाद क्या होगा, इसका हेड उसके अंदर चला जाएगा, मतलब पार्ट में हेड आपको बाहर नहीं दिखेगा, इसका पार्ट छिप जाएगा, किसका, चीज हेड स्क्रू का, ठीक है। इसके अलावा चीज हेड में ही हमारा रेज्ड चीज हेड आता है, तो देखिए इसी टाइप से यह भी फिगर है, यह रेज्ड चीज हेड वाला है, यह वाला फिगर और यह वाला दोनों फिगर रेज्ड चीज हेड का है, ठीक है। तो इसमें देखिए सेम इसी तरह बना हुआ, लेकिन रेज का मतलब उभरा हुआ, ये देखिए ऐसे उसमें उभरा हुआ बना हुआ है, उठा हुआ है, इसका ये सिरा क्या है, इसका हेड थोड़ा उठा हुआ है, उभरा हुआ है, तो रेज्ड चीज हेड। नॉर्मल है तो चीज हेड स्क्रू, अगर उभरा हुआ उठा हुआ तो रेज का मतलब क्या, उठना, उभार लेना, तो रेज चीज हेड का बोलेंगे जब ऊपर हिस्सा है तो उभरा हुआ, तो रेज्ड चीज हेड कहलाएगा, ठीक है। वही इसका भी फिगर है, देखिए ये अलग से मैंने फिगर गूगल से ले रखा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी नॉर्मल है और देखिए ऐसे उभार लिए हुआ है, और यहाँ पे प्लस वाला निशान है, जिससे कि हम आसानी से स्क्रू की मदद से इसको खोला और टाइट कर सकते हैं। अगर बिल्कुल प्लेन होता तो चीज हेड हो जाता, लेकिन हल्का सा देखिए ऐसे गोलाई लिए हुए, उभार लिए हुए है, तो ये हमारा रेज्ड चीज हेड स्क्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, स्क्रू वगैरह को पहचानते रहिए, कई बार आप एग्जाम में फिगर वगैरह देख करके पूछ लेता है कि ये कौन सा स्क्रू है। कह रहा कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट का, इन कोच बिल्डिंग वर्क, कोच बिल्डिंग वर्क में, कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट का उपयोग किया जाता है, तो क्या हम नट की बात कर रहा है तो इसमें भी हमारा स्क्वायर नट यूज होता है। कौन सा नट यूज होता है, स्क्वायर नट होता है। स्क्वायर नट कौन सा है, तो यह फिगर जो देख रहे हैं स्क्वायर नट का, देखिए 1 2 3 4 फलक है, वर्गाकार है, तो ये हमारा स्क्वायर नट हो जाएगा, ठीक है। और हेक्सागोनल क्या होता है, 6 फलक होती है, जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 फलक होती है तो हेक्सागोनल हो जाता है, 4 फलक है तो स्क्वायर हो गया। विंग नट, तो यह वाला जो फिगर है हमारा विंग नट का है, ठीक है। विंग का मतलब पंख होता है, विंग का मतलब क्या होता है, पंख होता है, और इसमें भी देखेंगे तो ऐसे पंख जैसा बना हुआ है ना, पंख जैसा बना हुआ तो इसको विंग नट कहते हैं। या आपने देखा हो जहां हमें हाथ के द्वारा नट को खोलना और टाइट करना हो, अंगूठे के दबाव के द्वारा, हाथ के द्वारा हमें नट को खोलना और टाइट करना हो, लूज और टाइट करना हो, तो ऐसी जगहों पे हम लोग विंग नट यूज करते हैं। आपने देखा होगा ये कहाँ लगा होता है, हेक्सा में लगा होता है, हेक्सा में विंग नट लगा होता है। और कहाँ लगा होता है, हेक्सा के अलावा आपने देखा होगा बेवेल गेज में, बेवेल गेज या बेवेल स्क्वायर भी कहते हैं, बेवेल गेज या स्क्वायर भी, बेवेल स्क्वायर भी बोला जाता है इसको, उसमें भी हमारा यह विंग नट लगा होता है। और कहाँ लगा होता है, हैंड वाइस में, कहाँ लगा होता है, हैंड वाइस आपने देखा होगा, हैंड वाइस में भी हमारा विंग नट यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे हम लोग हाथ के प्रभाव से ही उसको खोलते हैं और टाइट करते हैं। तो जहां भी हाथ के प्रभाव से आपको नट को खोलना टाइट करना हो, ऐसी जगहों पे विंग नट यूज किया जाता है।
टी नट कौन सा है? तो यह जो फिगर है आप देख रहे हैं, यह नट कैसा है? तो इसकी आकृति देखिए टी जैसी। इस नट की आकृति कैसी है? टी जैसी है। अगर मैं ऐसे लाइनें खींचूं, देखिए कैसा टी बन गया ना। तो टी नट है। टी नट हमारा अक्सर किसके साथ यूज किया जाता है? स्टड के साथ। किसके साथ? स्टड के साथ। स्टड क्या होता है? स्टड वह हमारा स्क्रू होता है जिसके दोनों तरफ थ्रेड कटे होते हैं, बीच में पकड़ने के लिए स्क्वायर भाग होता है, और दोनों तरफ हमारा क्या होता है? दोनों साइड हमारे थ्रेड कटे होते हैं। मतलब एक साइड हम लोग टी नट लगाते हैं और एक साइड नॉर्मल नट लगाते हैं। कहाँ यूज होगा? तो जो हमारे मशीन की टेबल होती है, मशीनें होती है ना, तो मशीन की टेबल पे बेंच वाइज को जो पकड़ना होता है, मशीन वाइज को, मशीन वाइज में हम लोग जॉब को पकड़ लेते हैं। मशीन वाइज को मशीन टेबल पे पकड़ने के लिए हम लोग स्टड के साथ टी नट का यूज करते हैं, क्योंकि जो मशीन टेबल होता है, मशीन टेबल में टी स्लॉट कटा होता है। मशीन टेबल में क्या होता है? इस तरह से हमारे मशीन टेबल में, इस तरह से मशीन टेबल में हमारा क्या होता है? इस टाइप से हमारा टी स्लॉट कटा होता है। किसमें कटा होता है? मशीन टेबल में। ऐसे हमारे टी स्लॉट कटा होगा मशीन टेबल में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये टी नट क्या होगा? देखिए ये वाला हिस्सा तो ये इसके अंदर चला जाएगा, ये वाला हिस्सा दोनों यहाँ पे आकर के ऐसे टकरा जाएगा, तो इसमें फंस जाएगा, और फिर पतला वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा इसका। अब इसमें हम यहाँ ऊपर से नट को टाइट कर देंगे। नट को जो इसमें क्या स्टड लगा देंगे, स्टड लगा देंगे, तो अब यह नट इसके जब स्लाइड करके बाहर निकाल सकते हैं, ऊपर से नहीं। यहाँ ये वाला हिस्सा क्या होगा? यहाँ आके फंस जाएगा। तो हमारा मशीन टेबल में क्या होता है? टी स्लॉट करता होता है, तो उसमें टी नट चला जाता है और स्टड का ऊपरी हिस्सा निकला जाता है ऊपर। फिर इसके ऊपर क्या करते हैं? मशीन वाइज को रखते हैं, फिर स्टड के दूसरे छोर पे नॉर्मल नट टाइट करके मशीन वाइज को बिल्कुल आसानी से मशीन टेबल पे टाइट कर लेते हैं। तो ऐसी जगहों पे हम लोग इसका टी नट का यूज करते हैं। कैप नट, तो यह वाला जो फिगर है दोनों, यह कैप नट का है। देख रहे हैं एक साइड इसमें अंदर दिखाया गया है, हेक्सागोनल कैप नट है हमारा, अंदर थ्रेड कटा हुआ है, लेकिन दूसरा हिस्सा कैसा था? देखिए इस फिगर में दूसरा हिस्सा दिखाया गया है कि दूसरा हिस्सा बिल्कुल प्लेन है, बंद है। एक साइड होल है और दूसरी साइड बंद है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं? तो जो कैप नट होता है हमारा ना, तो जो थ्रेड होती है उनको बाहरी वातावरण से सुरक्षा के लिए, बाहरी गंदगी से बचाने के लिए, हमारा जो स्क्रू है, बोल्ट है, वह उसकी थ्रेड सुरक्षित रहे, तो ऐसी जगहों पे कैप नट यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि कैप नट दूसरा सिरा बंद है, तो मान लीजिए हमारा कोई इस तरह से हमारा बोल्ट हो गया या स्क्रू हो गया, इस पे हमारा क्या कटा हुआ है? थ्रेड कटा हुआ है। तो अब हम इस पे क्या करेंगे? जब इस नट को लगाएंगे तो यह नट यहीं तक लगेगा ना, क्योंकि इधर आके फिर इसका दूसरा हिस्सा टकरा जाएगा, क्योंकि उधर वाला हिस्सा क्या है? पैक है, बंद है। इससे क्या होगा? इसकी थ्रेड बाहर नहीं दिखेगी। थ्रेड बाहर नहीं दिखेगी तो बाहरी वातावरण से इसकी थ्रेड की सुरक्षा होगी। तो ये हमारा क्या होता है? कैप नट होता है, जो बाहरी वातावरण से नट के, सॉरी, स्क्रू के या बोल्ट के थ्रेड की सुरक्षा करता है, उन्हें बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है उस नट का क्या नाम है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार और नीचे के भाग हेक्सागोनल आकार के होता है? शीर्ष भाग बेलनाकार हो और नीचे का हेक्सागोनल हो। यह नट भी पीछे कई बार आ चुका है, मैंने बताया भी है। जिन लोगों ने अच्छे से सुना होगा उन्हें अब तक आंसर भी याद आ गया होगा। स्लॉटेड नट, टी नट, कैप नट। देखिए कैप नट यह है जो एक साइड से बंद रहता है, जैसे पेन का कैप होता है ना, पेन का कैप देखा होगा आपने, एक साइड होल होता है, एक साइड बंद रहता है। वैसे कैप नट भी है, एक साइड थ्रेड कटा हुआ है, दूसरा हिस्सा बंद होता है। तो कैप नट और टी नट, इन दोनों के बारे में हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में दोबारा नहीं देखेंगे। बचा क्या? स्लॉटेड और कैसल। स्लॉटेड नट का यह फिगर है। स्लॉटेड नट यह होगा, कहाँ यूज किया जाता है? तो लॉक नट के रूप में। जब हमें किसी बोल्ट वगैरह में कई मशीन पे कोई हमारा बोल्ट लगा हुआ है, वो मशीन में वाइब्रेशन हो रहा है, तो जब मशीन में वाइब्रेशन होते हैं तो नट खुल जाते हैं। तो ऐसी जगहों पे जहां मशीन में वाइब्रेशन होते हैं और हम चाहते हैं कि नट ना खुले, तो वहां पर हम लोग लॉक नट यूज करते हैं, और लॉक नट के रूप में ही हमारा यह स्लॉटेड नट यूज किया जाता है। तो क्या किया जाता है? जो हमारे पास बोल्ट या स्क्रू होता है, हमारे पास जो बोल्ट या स्क्रू होगा, इस बोल्ट या स्क्रू में हमारा थ्रेड कटा होता है और इसके ऊपर एक होल बना होता है। बोल्ट या स्क्रू में क्या होल बना होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जहां मशीनों में वाइब्रेशन हो रहा है तो ऐसी जगहों पे इस वाले नट को यूज करते हैं। तो इस बोल्ट या स्क्रू को लगाने के बाद इसके दूसरे साइड हम लोग स्लॉटेड नट लगा देंगे। स्लॉटेड नट में क्या है? तो इसमें देख रहे हैं आप स्लॉटेड नट के, या इसमें स्लॉट कटा हुआ, हर एक फेस पे, हर एक फ्लट पे स्लॉट कटा हुआ। कितनी गहराई तक कटा जाता है? 1/3 गहराई तक, 1/3 इंच। मतलब इसकी जो गहराई है, मान लीजिए इस नट की जो गहराई है 30 mm है, तो जो स्लॉट कटा जाएगा वो 10 mm। 1/3 का मतलब क्या? 1/3 × 30, 3 दाम में 30, मतलब 10 mm तक हो जाएगा। कहने का मतलब जब स्लॉट कटा होता है 1/3 गहराई तक काटा जाता है, और उससे फायदा क्या होता है? नट को टाइट करने के बाद जिस होल के सीध में यह स्लॉट आएगा, कोई सा भी एक स्लॉट इस होल के सीध में आ जाएगा, तो उसमें हम लोग एक पिन लगाते हैं जिसे हम लोग स्प्लिट पिन कहते हैं। स्प्लिट पिन को लगा करके, इसकी दो टांगे होती हैं, तो एक टांग को इधर, एक टांग को इधर मोड़ दिया जाता है। अब इससे क्या हो जाएगा? जब हम
पहले यहाँ पे नट टाइट हो गया, नट टाइट होने के बाद जो भी होल के सीध में आया उसमें हमने स्प्लिट पिन डाला, दोनों को दो साइड मोड़ दिया। अब इस यह जो नट है इस बोल्ट के साथ अब जाम हो गया ना पिन की वजह से, अब मशीन कितनी भी वाइब्रेशन कर ले आपका नट खुल करके बाहर नहीं निकलेगा। तो ये लॉक नट के रूप में यूज होता है। लेकिन दिक्कत क्या आई, जब हमने स्लॉटेड नट बनाया तो हमने क्या किया, हेक्सागोनल नट में 1/3 गहराई तक हमने स्लॉट काट दिया। तो इससे हमारा क्या होता, देखिए सारे फलक पे हमने इतना गहराई तक स्लॉट काट दिया, तो इससे हमारा क्या होगा, नट की गहराई में जब इतना स्लॉट काटेंगे नट हमारा कमजोर हो गया, इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई। तो यही हमारी दिक्कत आई। फायदा तो हुआ है, लॉक नट के रूप में बड़ा बढ़िया काम किया, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि इसमें स्लॉट काटने की वजह से इस नट की सामर्थ्य स्ट्रेंथ कम हो गई। तो हमने उसका दूसरा तरीका निकाला कि हमारे नट का जो है स्ट्रेंथ भी कम ना हो और वो हमारा लॉक नट के रूप में भी यूज हो जाए। तो क्या किया जाए, तो फिर हमने क्या किया, जो स्लॉटेड नट था उसी का सुधरा हुआ रूप हमने क्या बनाया, कैसल नट। उसका नेक्स्ट वर्जन बनाया गया क्या, कैसल नट। यह जो फिगर दिख रहा है इसमें हमने क्या किया, इस नट के नीचे वाले जो हेक्सागोनल भाग था उसको जैसे का तैसा रहना दिया, उसमें कोई स्लॉट नहीं काटा, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। इसके ऊपर अलग से एक बेलनाकार भाग बना दिया गया, देख रहे होंगे आप, इसके ऊपर अलग से एक क्या बना दिया गया, बेलनाकार भाग बना दिया गया, और उसमें फिर हमने क्या किया, स्लॉट काट दिया। अब आसानी से टाइट करने के बाद इस स्लॉट को जो भी नट के होल के सीध में आएगा इसमें पिन लगा करके लगा देंगे। तो हमने इसके क्या किया, नट की जो ओरिजिनल मोटाई थी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया, इसके ऊपर एक अलग से बेलनाकार भाग बना दिया, उसमें स्लॉट काट दिया। तो इससे ये फायदा हुआ कि लॉक नट का भी काम कर गया और इसकी स्ट्रेंथ पूरी की पूरी बनी रही, स्ट्रेंथ में भी कोई कमी नहीं आई। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि उस नट का क्या नाम है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार हो। देखिए इसका ऊपरी भाग बेलनाकार है और नीचे का भाग हेक्सागोनल, नीचे वाला भाग हेक्सागोनल है, ऊपरी भाग अलग से बेलनाकार बढ़ा दिया गया। तो कौन सा नट है, कैसल नट है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने इसी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया, मैंने आपको पूरे कैसल नट और स्लॉटेड नट की कहानी बता दी कि क्यों स्लॉटेड नट बना था, फिर क्यों कैसल नट बनाया गया। जिससे आपको इसके बारे में कुछ कभी आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप बिल्कुल आसानी से बिल्कुल सही दे पाओगे। इस क्वेश्चन पे चलेंगे। हैवी ड्यूटी असेंबली कार्य में, हैवी ड्यूटी असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। देखिए हैवी ड्यूटी की बात कर रहा है, जनरली हमारे असेंबली में हैवी ड्यूटी और लाइट ड्यूटी वाले स्क्रू होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हैवी ड्यूटी, लाइट ड्यूटी। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग हैवी ड्यूटी की बात कर रहा है ना, तो जो पैन हेड स्क्रू होता है, चीज हेड स्क्रू होता है, राउंड हेड स्क्रू होता है, यह तीनों स्क्रू, इसके अलावा एक और होता है चीज हेड स्क्रू, और एक देखिए ये कौन कौन सा है, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तीन हो गया ना। और एक चौथा भी हमारे पास होता है रेज्ड चीज हेड स्क्रू। क्या होता है, रेज्ड चीज हेड स्क्रू। यह जो चारों है हमारे पास, यह तीनों प्लस यह वाला, ये चारों हमारे कौन से अंतर्गत आते हैं, ये चारों आते हैं हमारे लाइट ड्यूटी असेंबली के अंतर्गत। लाइट ड्यूटी, ठीक है, हाँ लाइट ड्यूटी होगा असेंबली। ठीक है, लाइट ड्यूटी असेंबली में ये चारों नट हमारे आते हैं, सॉरी चारों स्क्रू आते हैं। चारों स्क्रू किस में आएंगे, लाइट ड्यूटी वाले में आएंगे। हैवी ड्यूटी वाले में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए हेक्सागन हेड स्क्रू, और हैवी ड्यूटी का पूछा भी था तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हेक्सागन हेड स्क्रू हो, या फिर देखिए पहला हो गया हेक्सागन, दूसरा या फिर हो सकता है क्या, हेक्सागोनल सॉकेट। सॉकेट वाला याद है ना, नट के अंदर यहाँ पे हेक्सागोनल बनाया जा रहा था, कैसे, होल करके एलन की द्वारा जो खोला जा रहा था, तो हेक्सागोनल वाला हो जाएगा। ठीक है, हेक्सागोनल सॉकेट वाला हो जाएगा, सॉकेट हेड कैप स्क्रू। यह भी कौन सा हैवी ड्यूटी के लिए है। तीसरा जो होगा हमारा काउंटर सिंक वाला जो होता है, काउंटर संक हेड स्क्रू। और चौथा जो है हमारा, ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर हेड स्क्रू। यह जो चारों हैं हमारे नीचे के, ये चारों किस में आएंगे, यह हैवी ड्यूटी में आएंगे। यह चारों किस में आ जाएंगे, ये चारों हमारे आ जाएंगे हैवी ड्यूटी वाले में, हैवी ड्यूटी असेंबली। ठीक है, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में थोड़ा बहुत परिवर्तन करेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने चारों बता दिया, यह चारों हो गया ऊपर वाले जो है, या तीन प्लस एक मैंने यहाँ अलग से लिखा था, यह चारों लाइट ड्यूटी में हो गए, प्लस यह वाला और यह तीनों मिलाकर चार हो गए, यह चारों हैवी ड्यूटी वाले में हो गए। यहाँ पे हैवी ड्यूटी का पूछा था तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बाकी सारे नट के बारे में देखेंगे। पैन हेड स्क्रू कैसा है, तो देखिए यह जो आकृति है आपकी, यह वाली, यह हमारे किसकी है, पैन हेड की है। किसकी है, पैन हेड की। इसके ऊपर की आकृति देख रहे हैं ना, ऐसे थोड़ा सा टेपर में रहता है, ये वाला ऐसा टेपर में, देखिए ये वाला भी ऐसा टेपर में, इस टाइप से जो बनाता है पैन हेड होता है। जबकि चीज हेड वाले में क्या है, यह बिल्कुल सीधा हिस्सा था, उसमें देखिए टेपर में, जब टेपर में रहता है उसकी आकृति इस टाइप से टेपर में रहती है।
टेपर में रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पैन हेड हो जाएगा। अब जब सीधा सीधा बिल्कुल रहेगा तो चीज हेड हो जाएगा, मैंने बताया था आपको चीज हेड। पर अगर इसी में क्या हो, ये ऊपरी हिस्सा थोड़ा उभार लिए हुए हो तो रेज्ड चीज हेड हो जाएगा। तो रेज्ड चीज हेड का ये दोनों फिगर किसका था, यह वाला और यह वाला रेज्ड वाला था, रेज्ड चीज हेड वाला था, ठीक है, इसका था यह और यह। जब नॉर्मल है तो चीज हेड, जो उभरा हुआ तो मैंने बताया था जो नॉर्मल चीज हेड होता है इसका यूज कहां करते हैं, नॉर्मल चीज हेड वाले का काउंटर बोरिंग करके उसमें इसके हेड को छुपाने के लिए यूज करते हैं। क्लियर। राउंड हेड स्क्रू, तो इसका फिगर यहाँ पे देखिए, राउंड हेड वाले का यह वाला फिगर है, इसका हेड कैसा है, राउंड में है। देख के लग रहा है भाई पूरा ऐसे हेड इसका राउंड में बना हुआ है, तो राउंड हेड स्क्रू। हेक्सागन, तो देखिए हेक्सागन हेड स्क्रू, यह 6 फलक है तो हेक्सागन 4 होता है तो स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि लाइट असेंबली, देखिए लाइट वाली की बात कर रही है, तो हमने बताया था हेक्सागन वाला आपका हैवी में आता है, हेक्सागन सॉकेट हेड कैबिक स्क्रू हैवी में आता है, स्क्वायर हेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू हैवी में आता है, स्क्वायर हेड वाला भी काउंटर सिंक वाला भी। तो ये तीनों हैवी वाले हो गए। बचा क्या, चीज हेड स्क्रू, चीज वाला, और मैंने बताया ना पैन हेड स्क्रू, चीज हेड स्क्रू, रेज्ड चीज हेड स्क्रू, ये सब क्या होंगे आपके, या फिर राउंड हेड स्क्रू, ये सब लाइट ड्यूटी वाले में आएंगे। तो यहाँ पे एक मिल रहा है आपको चीज हेड स्क्रू, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, या लाइट ड्यूटी वाले हैं। फिगर भी आप देख लीजिए, हेक्सागन वाले का भी हमने पीछे देखा था, ये हेक्सागन होता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 फलक होती है। उसके बाद आपका चीज हेड स्क्रू जो है, चीज हेड में 2 टाइप का, या नॉर्मल चीज हेड वाला हो गया जो काउंटर बोरिंग करके लगाया जाता है, जब इसमें उभार लिए होता है उसी का फिगर है अभी है। ये दोनों हमारे रेज्ड चीज हेड वाले हो गए। कौन से वाले हो गए, रेज्ड चीज हेड वाले हो गए। और यह हमारा चीज हेड, नॉर्मल चीज हेड है। और स्क्वायर हेड, सॉरी हेक्सागन सॉकेट हेड कैबिक स्क्रू, तो ये वाला जो फिगर है हेक्सागन है, सॉकेट कह दिया तो इसमें जो हेक्सागन कटा होगा वह कहां कटा होगा, अंदर को कटा होगा, तो ये हमारा सॉकेट हेड वाला हो जाएगा। इसको एलन की मदद से लूज या टाइट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है नरम और गैर धातु मटेरियल, मतलब सॉफ्ट और नॉन मेटेलिक मटेरियल को काटने के लिए कौन सी फाइल यूज की जाती है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया। देखिए पहला क्या है, पिलर फाइल। पिलर फाइल का फिगर दिया है। पिलर फाइल कैसे होती है, यह हैंड फाइल के समान होती है, लेकिन फर्क क्या है, यह हैंड फाइल की अपेक्षा कम चौड़ी और मोटाई उसकी अपेक्षा इसकी ज्यादा होती है। हैंड फाइल में, सॉरी पिलर फाइल में, पिलर फाइल कैसी होती है, पिलर फाइल हैंड फाइल के समान होती है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई होती है हैंड फाइल की अपेक्षा कम होती है, और इसकी मोटाई हैंड फाइल की अपेक्षा ज्यादा होती है। एक क्लियर हुआ। दूसरी चीज, जैसे हैंड फाइल में क्या था, एक एज पे दांते कटे होते हैं, एक एज पे दांते कटे होते हैं हैंड फाइल में, और जो दूसरा एज होता है वो बिना दांतों के होता है, जिसे सेफ एज कहते हैं। क्या कहते हैं, सेफ एज कहते हैं। तो सेम वही कहानी हमारी पिलर फाइल में भी होती है, पिलर फाइल में भी वही है, एक एज पे दांते और एक एज बिना दांतों के, जिसे सेफ एज कहते हैं। हैंड फाइल की तरह ही है, लेकिन फर्क क्या था, इसकी चौड़ाई उससे कम है, मोटाई उससे ज्यादा है। इसीलिए इसका यूज हम कहां कर पाते हैं, संकीर्ण जगह, नैरो वर्क के लिए भी। किसके लिए, नैरो नैरो वर्क के लिए या संकीर्ण कार्यों के लिए भी इस फाइल का यूज किया जाता है। कीवे वगैरह को, खांचे को खींचने घिसने के लिए भी, ठीक है, कीवे वगैरह की फाइलिंग के लिए भी यूज किया जाता है। टिंकर फाइल, देखिए टिंकर फाइल कौन सी, ये वाली फाइल है, ये भी पहले आ चुकी है। टिंकर फाइल में क्या होता है हमारा, तो देखिए ये एक फाइल होती है, फाइल के एक तरफ दांते कटे होते हैं और दूसरा फेस बिना दांतों के होता है। वो जो दूसरा फेस बिना दांतों के, उस पर हम लोग इस हैंडल को लगाते हैं, जो कि रंदे के हैंडल की तरह, लकड़ी में रंदा यूज करते हैं ना फिनिशिंग के लिए, तो उसी तरह यह रंदा की तरह इसका हैंडल होता है, जिसको दूसरे फेस पे लगा दिया जाता है। तो इसकी मदद से हम लोग बड़े सरफेस की फाइलिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। प्लस ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स की टिंकरिंग के पश्चात उनकी फिनिशिंग करने के लिए भी टिंकर फाइल का यूज किया जाता है। ऑटोमोबाइल का मतलब है बाइक हो गया, कार हो गया, ये सारी चीजें जो होती है हमारी कार बाइक वगैरह ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आती है, तो उनके पार्ट्स की फिनिशिंग के लिए भी टिंकर फाइल यूज किया जाता है। ड्रेडनॉट फाइल, इस टिंकर फाइल को हम लोग ब्लॉक फाइल के नाम से भी जानते हैं, ब्लॉक फाइल। ठीक है, ड्रेडनॉट फाइल, तो देखिए यही है हमारी, यह जो फिगर है आपका ना, ये ड्रेडनॉट फाइल का, किसका फिगर है, ड्रेडनॉट फाइल का। जो ड्रेडनॉट फाइल होता है हमारा, यह एल्युमिनियम तांबा, किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए, कॉपर के लिए मतलब तांबा के लिए, पीतल के लिए मतलब ब्रास के लिए, एल्युमिनियम कॉपर ब्रास, इनकी घिसाई करनी हो या प्लास्टिक की घिसाई करनी हो। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया प्लास्टिक वाला, कि प्लास्टिक की घिसाई के लिए कौन सी फाइल यूज करते हैं, तो प्लास्टिक की घिसाई के लिए हम लोग ड्रेडनॉट फाइल यूज करते हैं। तो याद रखिए, देखिए यहाँ पे क्या, ड्रेडनॉट फाइल किसके लिए, एल्युमिनियम कॉपर ब्रास के लिए। तो एल्युमिनियम या कॉपर या ब्रास कैसे मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है। कैसे मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है। प्लास्टिक कैसा मटेरियल है, तो प्लास्टिक हमारा नॉन मेटेलिक है, मेटल नहीं है ना भाई, प्लास्टिक मेटल नहीं है, तो नॉन मेटेलिक है। क्वेश्चन में भी वही पूछा था कि सॉफ्ट और नॉन मेटेलिक के लिए, नॉन मेटेलिक के लिए, तो देखिए सॉफ्ट मटेरियल और नॉन मेटेलिक के लिए हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, ड्रेडनॉट फाइल यूज कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा,
प्लास्टिक वाला लाइन जरूर याद रखिए कि कभी भी प्लास्टिक का पूछेगा, प्लास्टिक की घिसाई के लिए भी हम लोग ड्रेड नॉट फाइल यूज करते हैं। प्लास्टिक एक नॉन मेटेलिक है और सॉफ्ट मटेरियल ऊपर वाला हो गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। वायर्डिंग फाइल, ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है आगे इसका दिख रहे हैं, एक सेकेंड, और लास्ट ऑप्शन है हमारा वायर्डिंग फाइल। ठीक है, तो यह जो वायर्डिंग फाइल है हमारा, ये किस लिए यूज होता है, तो वायर्डिंग फाइल जो होती है हमारी ताले की मरम्मत के लिए, किसके लिए, ताले की मरम्मत के लिए। जब पूछे कि ताले की मरम्मत के लिए कौन सी फाइल यूज की जाती है, तो हमारी वायर्डिंग फाइल होती है। या की में जो की काटा जाता है, कीवे काटा जाता है, या जो की होती है, तो की में वार्ड नॉच के लिए, किसके लिए, वार्ड नॉच, दोनों चीज याद रखिएगा, ताले की मरम्मत हो या की में हमारा क्या वार्ड नॉच करना हो, तो वार्ड नॉच के लिए और ताले की मरम्मत के लिए जो हमारी फाइल यूज की जाती है वो ये वाली है, वार्डिंग फाइल। ठीक है, यहाँ पे हमने बात किया था सॉफ्टवेयर उसके लिए, तो डिड नॉट फाइल सही हो जाएगा। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, लाइट चली गई थी तो जैसे दिक्कत हो गया, और ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी जो वार्डिंग फाइल है उसके आगे का हिस्सा आप देख रहे होंगे जैसे नुकीला टाइप का बना हुआ है ना, नुकीला टाइप, इसलिए यह आगे वाला हिस्सा जो है कहीं सकरी जगह होगी, कहीं संकीर्ण जगह होगी, तो वहां पर भी आसानी से जाकर के फाइलिंग कर सकता है। तो मतलब यह भी हमारा नैरो वर्क या संकीर्ण जगहों के लिए यूज की जा सकती है वार्डिंग फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है परिष्करण उपकरण में के रूप में, परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है। इंग्लिश वाला हिस्सा देखिए, विच फाइल यूज्ड एज फिनिशिंग टूल, कौन सा ऐसा फाइल है जो फिनिशिंग टूल के रूप में यूज किया जाता है, एंड इंश्योर प्रिसीजन स्मूथनेस, जो प्रिसीजन स्मूथनेस देती है, परिशुद्ध चिकनाई देती है। इस फाइल के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया है, मैंने आपको बताया भी था कि वह कौन सा, तो स्विस पैटर्न फाइल, जो स्विस पैटर्न फाइल होती है इसे हम लोग क्या प्रीमियरली फिनिशिंग टूल भी बोलते हैं। प्रीमियरली फिनिशिंग टूल मतलब प्राथमिक फिनिशिंग उपकरण के नाम से भी जानते हैं, और उसके द्वारा हमें क्या होता है, प्रिसीजन स्मूथनेस मिलती है, इसके द्वारा, स्विस पैटर्न फाइल के द्वारा। तो वही चीज यहाँ पूछ भी लिया था कि परिष्करण उपकरण के रूप में कौन सी फाइल उपयोग की जाती है और सटीक स्मूथनेस भी सुनिश्चित करता है, मतलब प्रिसीजन स्मूथनेस भी मिलता है और प्राइमरी फिनिशिंग टूल के रूप में यूज किया जाता है, प्राथमिक और फिनिशिंग टूल के रूप में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्या, स्विस पैटर्न फाइल, उसका फिगर यह है आपका। ठीक है, बाकी पिलर फाइल क्या होता है तो इसके बारे में हम लोगों ने अभी जस्ट पीछे पढ़ा था। वार्डिंग फाइल क्या होता है, अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा, ये हमारी वार्डिंग फाइल थी, क्या था, ताले की मरम्मत वगैरह के लिए मैंने आपको बताया, पिलर फाइल का भी मैंने बताया, और इसी के जस्ट पीछे हम लोगों ने ड्रेड नॉट फाइल भी देखा कि प्लास्टिक की घिसाई के लिए स्पेशली इसका यूज किया जाता है, या नॉन मेटेलिक हो, सॉफ्ट मटेरियल हो, या फिर नॉन मेटेलिक हो, उसके लिए प्लास्टिक की घिसाई के लिए भी हम लोग इस ड्रेड नॉट फाइल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है फिलर गेज के BIS सेट के मोटाई सीमा क्या है। देखिए फिलर गेज की बात कर रहा है यहाँ पे देखा, तो फिलर गेज जो होता है हमारा जनरली 4 सेट में पाया जाता है। जो फिलर गेज होता है हमारा जनरली कितने सेट में पाया जाता है, कई बार यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो फिलर गेज होता है ना हमारा, वो नॉर्मली 4 सेट में पाया जाता है। कितने सेट में पाया जाता है, 4 सेट में पाया जाता है। एक चीज ये हो गई। दूसरा जो हमारा फिलर गेज है, फिलर गेज में जो ये ब्लेड होती है, कई बार इनकी लंबाई पूछ लेता है कि जो ब्लेड की लंबाई कितनी होती है। जो फिलर गेज है इसका लंबाई कितना होता है, फिलर गेज की जो लंबाई होती है वो 100 mm रहती है। ठीक है, चौड़ाई कई बार पूछ लेता है फिलर गेज की, प्लेट की जो चौड़ाई कितनी रहती है, तो जो चौड़ाई होती है ना वह 12 mm होती है। कितना होता है, 12 mm होता है। अब बारी आएगी जो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि सेट की मोटाई से, देखिए फिलर गेज को हम लोग थिकनेस गेज के नाम से भी जानते हैं, इसका एक और नाम है, इसको भी याद रखिए, थिकनेस गेज, फिलर गेज या थिकनेस गेज। मैंने आपको बताया भी था फिलर गेज का मतलब, फिल मतलब क्या, भर जाना। कहीं अगर दो पार्ट है, एक पार्ट हमारे पास यह है, दूसरा इसके नीचे है, दोनों में हल्का सा गैप है, दो पार्टों के बीच में अगर गैप है तो उस गैप को चेक करने के लिए कोई चीज इसमें फिल करेंगे, भर देंगे तो गैप पता चल जाएगा। तो ये फिलर को मैंने याद करने का तरीका होता है, फिलर मतलब फिल हो जाना, भर जाना, कहाँ भर जाना, गैप के बीच में भर जाना। तो जो गैप चेक करने के लिए, इसका मतलब फिलर गेज किस लिए यूज होता है, गैप चेक करने के लिए, दो पार्टों के बीच जो क्लियरेंस होता है, जो गैप होता है, उसको हम लोग फिलर गेज की मदद से चेक करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें इस ब्लेड को यहाँ पे इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, एक ब्लेड, दो ब्लेड, सभी ब्लेड पे इसकी थिकनेस लिखी होती है। जैसे कि यह ब्लेड पे लिखा है 0.03 mm लिखा है, इस पे 0.04 लिखा हुआ है, इस पे 0.05 लिखा हुआ है, इस पे 0.06 लिखा हुआ है, तो ऐसे इनकी थिकनेस है। तो मान लीजिए आपने 0.04 डाला, इसमें चली गई आराम से, 0.05 भी चली जा रही है, 0.06 इसके अंदर नहीं जा रहा है, इसका मतलब 0.05 चला जा रहा था, तो वह इसके बीच का गैप क्या होगा, 0.05 mm हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गैप ज्यादा होता है, तो उस केस में हम लोग एक ब्लेड की जगह 2 या 3 ब्लेड को भी एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं।
और उसके बाद वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो तीनों ब्लेड पे जो मान लिखा होगा इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा, हमें पता चल जाएगा इसके बीच में कितना गैप है। तो इस तरह से हम लोग फिलर गेज की मदद से गैप वगैरह चेक कर सकते हैं। और यहां पूछा गया था कि किस स्टेप में मोटाई की सीमा जो होती है, सेट की मोटाई की सीमा क्या है। मोटाई की सीमा का मतलब होता है कि कितने एमएम से कितने मोटाई तक की मिलती है। तो यह जो मिलता है हमें 0.03 से 1 एमएम की मोटाई में मिलता है जो फिलर गेज होता है। या 0.03 मिनिमम इसकी ब्लेड की पतली, सबसे पतली जो ब्लेड होती है वो 0.03 एमएम मोटाई की होती है और सबसे मोटी वाली 1 एमएम मोटाई की होती है। 30 सेट में मिलता है। और स्टेप क्या होगा, स्टेप का मतलब हो गया कि एक ब्लेड से दूसरे ब्लेड की मोटाई का अंतर क्या रहेगा। तो आप यहाँ फिगर में देखिए, मैंने बताया ना कि 0.03 है, 0.04 है, 0.05 है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 0.01 एमएम का गैप है। फिर इन दोनों के बीच में भी 0.04 से 0.05, 0.01 एमएम का गैप है। 0.05 से 0.06 इनके बीच में भी 0.01 एमएम का गैप है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक ब्लेड दूसरी ब्लेड से 0.01 एमएम ज्यादा मोटी होगी, या कह लीजिए दोनों ब्लेड के बीच में जो मोटाई का अंतर रहेगा, जो स्टेप रहेगा वो 0.01 एमएम रहेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0.03 से 1 एमएम तक की मोटाई में यह मिलता है। और किस स्टेप में अंतर क्या रहता है, 0.01 एमएम का रहता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 0.03 से 1 एमएम की मोटाई में। और जो उनके में स्टेप होते हैं, जो अंतर होते हैं, वह 0.01 एमएम करता है, प्रत्येक ब्लेड का एक दूसरे से जो अंतर होता है। क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस स्लिप गेज का ऊंचाई कितनी है। देखिए स्लिप गेज की हमसे ऊंचाई पूछ रखा है, ये फिगर आपको दे रखा है। यहाँ पे शायद क्लियर ना दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि यह साइन बार है, और साइन बार यहाँ पे देखिए साइन बार लगा हुआ है, और साइन बार का इसने लंबाई दिखा रखा है, साइन बार की लंबाई दिखा रखा है। देखिए रोलर के बीच से सेंटर में उसकी लंबाई होती है। साइन बार की लंबाई कहां से कहां ली जाती है, रोलर के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है। यहाँ पे 100 लिख रखा है कि साइन बार की लंबाई कितनी है, 100 है, यह दे रखा है। और यहाँ पे स्लिप गेज है, और इसका हमसे क्या पूछ रहा है, इसको क्यू दिखा रखा है, और नहीं सॉरी क्यू नहीं दिखाया है, इस स्लिप गेज की ऊंचाई क्या दिया नहीं है, ठीक है, एच रहेगा यहाँ पे, मान लीजिए ये एच है, तो यही हमसे पूछ रखा है। यहाँ पे स्लिप गेज देखिए कितने स्लिप गेज लगे हुए, एक स्लिप गेज हो गया हमारे पास, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। मतलब 6 स्लिप गेज को एक दूसरे के साथ जोड़ करके यहाँ पे लगाया गया। तो जो हमारा साइन बार होता है ना, या जो हमारे स्लिप गेज पे यहाँ यूज किया गया, तो जो साइन बार तो हमारा त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे काम करता है ये भी याद रखिए, ये त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे काम करता है। तो आपको फार्मूला कहां से याद आएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या है, क्यू ले रखा है। तो साइन थीटा लिखिए या क्यू लिखिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। थीटा को इसने क्यू मान लिया है। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, तो देखिए आप नॉर्मल त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे काम करता है, ये याद रखिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे सॉरी हाँ लाल बटे कक्का से याद हो जाएगा, लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब अपान कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। बस इसी से यहाँ निकल जाएगा। अब यार देखिए यहाँ फिगर में क्या हो रहा है, एक त्रिभुज बन जा रहा है ना, एक लाइन ऐसे हो गई, एक लाइन ऐसे हो गई, और एक लाइन हमारी ऐसे आ गई, एक त्रिभुज बन गया हमारा। तो इसमें देखिए यह आधार हो गया, या कर्ण हो गया, या लंब हो गया। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण है। तो लंब की जगह पर क्या है, यहाँ पे लंब की जगह यहाँ पे स्लिप गेज लगा हुआ है, लंब की जगह स्लिप गेज लगा हुआ। तो आप कह सकते हो लंब लिखिए या लिखिए स्लिप गेज की ऊंचाई। फार्मूला यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा, फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। स्लिप गेज की ऊंचाई, स्लिप गेज की ऊंचाई अपान बटे क्या होगा, कर्ण होगा। कर्ण की जगह पे क्या है, तो देखिए त्रिभुज में कर्ण की जगह पे साइन बार रखा गया है, तो हम लिख लेंगे साइन बार की लंबाई। देखिए फार्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको मालूम हो कि ये त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे काम करता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब की जगह हमारा स्लिप गेज है, तो स्लिप गेज की ऊंचाई, और कर्ण की जगह हमारा क्या है, साइन बार है, तो साइन बार की लंबाई। बस काम बन गया, आपका फार्मूला भी बन गया। इसी फार्मूले से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए साइन थीटा की जगह क्या, साइन क्यू दे रखा है, तो साइन क्यू लिख लेंगे। साइन क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, स्लिप गेज की ऊंचाई। स्लिप गेज की ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, वही निकालना हमें पूछा है ना, स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है, तो h मान लेते हो, तो h हो जाएगा अपान साइन बार की लंबाई। साइन बार की लंबाई कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 100 mm दे रखा है ना, ठीक है। साइन क्यू का भी मान दे रखा है 25 डिग्री, मतलब आप कह सकते हो साइन 25 डिग्री इज इक्वल टू h अपान 100। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 100 इंटू साइन 25, ठीक है। साइन 25 डिग्री का सबसे अच्छी बात है कि इसका वैल्यू दे रखा है, कितना है 0.4226, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 100
इंटू 0.4226 ऊंचाई निकल जाएगी स्लिप गेज की। क्या आ जाएगा, यहाँ बस गुणा कर लीजिए। तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम हो तो आपसे याद रखिएगा कि कभी भी जब हम लोग 10 के गुणक में, मतलब 10 हो, 100 हो, 1000 हो, जब इस टाइप की संख्याओं का किसी दशमलव वाली संख्या में गुणा करते हैं, तो जो उसमें दशमलव लगा होता है, हमेशा जब भी गुणा किया जाएगा तो जितना अंक इसमें, जितने जीरो अंक होंगे, ठीक है, जितना जीरो इसमें लगा होगा आपकी संख्या में, उतना ही दशमलव दाहिनी तरफ हो सकता है गुणा करने पर। इस चीज को कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिए कि जब भी कभी हम गुणा करते हैं 10, 100 या 1000 की ऐसी संख्याओं का, जब किसी दशमलव वाली संख्या में गुणा किया जाता है, नोट कीजिएगा, दशमलव वाली संख्या में गुणा किया जाता है, तो जो दशमलव होता है वो हमेशा दाहिनी ओर खिसक जाता है। कितना अंक दाहिनी ओर खिसकता है, तो जितना जीरो इस संख्या में लगा होता है उतना अंक वह दाहिनी ओर खिसक जाता है। कब, गुणा करने पर। और अगर एक भाग करेंगे आप, तो भाग करने पर जो दशमलव होता है वह उतना ही अंक, मतलब 10, 100, 1000 किसी से भी भाग दीजिए, तो जितना जीरो लगा होगा उतना अंक जो दशमलव होगा बाई ओर खिसक जाएगा। तो बस इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो है, तो इसका मतलब जो दशमलव है 2 अंक दाहिनी ओर खिसक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 अंक 2 अंक, मतलब 42.26 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या, स्लिप गेज की ऊंचाई। तो आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं, बस आपको ये याद रखिए कि जो हमारा साइन बार वाला स्लिप गेज वाला सिस्टम होता है, यह त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे काम करता है। जैसे त्रिकोणमिति का नाम आएगा, आप तुरंत साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ याद करोगे। बस लंब की जगह पे क्या है, स्लिप गेज है, तो स्लिप गेज की ऊंचाई, कड़ की जगह पे क्या है, साइन बार है, तो साइन बार की लंबाई। तो फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 42.26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, कार्यखंड के आंतरिक व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपके निम्मी वाले में देखोगे आप, तो ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, सॉरी हिंदी में गलत लिखा, ट्रांसलेट गलत है। इंग्लिश में लिखेगा इंटरनल डायमीटर, हिंदी में लिख देता है बाह्य व्यास, ठीक है, जबकि आंतरिक होना चाहिए इंटरनल का मतलब। और आपने देखा होगा एग्जामोग्राम में चीज लिखा होता है, कभी भी अगर कोई गलती होती है तो हमेशा इंग्लिश वाले को सही माना जाता है, हिंदी वाले से कोई मतलब नहीं होता है। तो हिंदी में गलत हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको सही कर रखा है। चलिए यहाँ पे फिगर दिखा रखा, पूछ रखा है कि इसका क्या मतलब है, क्या चीज है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहले फिगर को ध्यान से देखिएगा कि यह यहाँ पे कोई डाया वगैरह दे रखा है, इंटरनल होल है इसमें, और होल के आंतरिक माप को मापा जा रहा है। इसलिए क्वेश्चन में बोला भी था कि आंतरिक व्यास को मापने के लिए, ठीक है, किसके द्वारा मापा जा रहा है। तो यहाँ पे एक हमें इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, और इन इंस्ट्रूमेंट में छोटे छोटे ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं हमें, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक। तो ये किस चीज के हो सकते हैं, दिख रहा है ना, ये ब्लॉक के रूप में हमारा ऐसा क्या चीज है जिसके ब्लॉक के रूप में होता है और उससे हम लोग लंबाई वगैरह मापते हैं या तुलना करते हैं, तो वो हमारा होता है स्लिप गेज। क्या होता है, स्लिप गेज। स्लिप गेज परिशुद्ध लंबाई के मापने के लिए यूज किया जाता है। परिशुद्ध लंबाई मापन में, परिशुद्ध लंबाई मापन में यूज किया जाता है। यह एक स्टैंडर्ड होता है, इससे तुलना करके दूसरे की लंबाई को मापा जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी है कि अगर मान लीजिए मैं वर्नियर कैलिपर ले लूं और इसके बीच में स्लिप गेज ले लूं, स्लिप गेज पे उसका क्या होता है, उसका डायमेंशन अंकित होता है कि यह 10 mm लंबा या 2 mm लंबा है, 3 mm लंबा, मान लीजिए लिखा 3 mm लंबा है। अब हम इसको वर्नियर कैलिपर से चेक करें, अगर वर्नियर कैलिपर में 3 mm ही रीडिंग आती है तो इसका मतलब वर्नियर कैलिपर सही है। लेकिन मान लीजिए हमने 3 mm का स्लिप गेज लिया है और इससे जब हम लोग माप रहे हैं तो वर्नियर कैलिपर में 2.5 mm आ गया, तो आप ये नहीं कहोगे कि हो सकता है स्लिप गेज घिसा हुआ हो या स्लिप गेज हो सकता है उसकी डायमेंशन सही नहीं हो। नहीं, स्लिप गेज बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी में बनाया जाता है। अगर माप लेने में अगर वर्नियर कैलिपर गलत माप दे रहा है, इस पे 3 लिखा है और इसमें 2.5 आ रहा है, इसका मतलब आपका वर्नियर कैलिपर गलत है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि स्लिप गेज का जो यूज होता है वह प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको चेक करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या था, स्लिप गेज। तो स्लिप गेज के कई सारे 2-3 ब्लॉक को मिला करके हम लोग इसकी इंटरनल लंबाई को मापने की कोशिश कर रहे थे। मैंने जैसा कि आपको बताया कि स्लिप गेज के ऊपर उनकी माप अंकित होती है, मान लीजिए 0.25 वाला है या 0.35 वाला है, 0.15 वाला है, तो सब पे माप अंकित होगी। तो मान लीजिए 3 स्लिप गेज में इसका डाया पूरा भर गया, तो हम तीनों स्लिप गेज के जो मान लिखा होगा उनको जोड़ देंगे तो हमें इसका व्यास पता चल जाएगा, आंतरिक व्यास पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्लिप गेज की मदद से हम लोग इसके आंतरिक व्यास को निकाल रहे हैं। यह एक विशेष जबड़ा है, स्पेशल जॉ है, जिसमें हमने स्लिप गेज को लगा रखा है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी है पेयर ऑफ स्पेशल जॉ। एक पेयर है स्पेशल जॉ का, जबड़े का, जिसमें हम लोग बाय यूजिंग स्लिप गेज, जिसमें हम लोग स्लिप गेज का यूज करके आंतरिक व्यास मापने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आउटसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस टाइप से होता है, उसकी पैर क्या होते हैं, जो उसकी लेग होती है वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है। ये हमारा क्या होता है, आउटसाइड कैलिपर होता है, बाहरी डायमीटर को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, आउटसाइड कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, तो यह फिगर आपका वर्नियर कैलिपर का, या आपने देखा होगा वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम लोग जो है इसके द्वारा आंतरिक माप को मापते हैं, इसके द्वारा बाहरी माप को मापते हैं, और उसके द्वारा किसी डेप्थ या गहराई को भी मापा जा सकता है। मतलब आंतरिक माप, बाहरी माप, गहराई, तीनों को वर्नियर कैलिपर की मदद से चेक किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बाकी
चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।